नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर के फोर्थ पेपर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड के बारे में बात करेंगे। अभी हमारा टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट लेबर से रिलेटेड है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर में जिस एक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा, जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बारे में बताया गया था। चैप्टर 2 एडवाइजरी बोर्ड में सेक्शन 3 और सेक्शन 5 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अभी हमारा चल रहा है चैप्टर 3, जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर। इसमें सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 10 तक के बारे में बताया गया है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 6, 7, 8 इन तीनों के बारे में पढ़ा। आज हम शुरू करेंगे सेक्शन 9 से। सेक्शन 9 बात करता है इफ़ेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन के बारे में, कि अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो उस नॉन रजिस्ट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सेक्शन 9 के अनुसार ऐसे स्थापन का जिससे यह अधिनियम लागू होता है प्रधान नियोजक उस स्थापन की दशा में जिसकी धारा 7 के अधीन रजिस्ट्री की जानी अपेक्षित है, किंतु जिसकी उस धारा के अधीन उस प्रयोजन के लिए नियत समय के भीतर रजिस्ट्री नहीं हुई है। बी, उस स्थापन की दशा में जिसके बारे में रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण धारा 8 के अधीन कर लिया गया है, यथास्थिति खंड क में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात या खंड ख में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण के पश्चात उस स्थापन में श्रमिकों को नियोजित नहीं करेगा। तो जो सेक्शन 9 है वो बताता है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है सेक्शन 7 के अनुसार या फिर सेक्शन 8 के अनुसार आपके रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर लिया गया है, तो उन दोनों ही सिचुएशन में जैसे ही आपका जो ड्यूरेशन दिया गया है वो ख़त्म हुआ है, उसके बाद कोई भी अपने उस इस्टेब्लिशमेंट में किसी भी प्रकार के किसी भी एम्प्लॉय को अपॉइंट नहीं करेगा, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपॉइंट नहीं करेगा। सेक्शन 10 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ठेका श्रमिकों के नियोजन का प्रतिषेध। इस अधिनियम के किसी बात के होते हुए भी समुचित सरकार यथास्थिति केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड से परामर्श करके किसी भी स्थापन की किसी प्रक्रिया, संक्रिया या अन्य काम में ठेका श्रमिकों का नियोजन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिसिद्ध कर सकेगी। इस स्थापन के संबंध में उपधारा 1 के अधीन कोई अधिसूचना निकालने से पूर्व समुचित सरकार उस स्थापन में ठेका श्रमिकों के लिए काम की परिस्थितियों और प्रेस सुविधाओं का जिनकी व्यवस्था की गई है तथा अन्य सुसंगत बातों का ध्यान में रखेगी, जैसे कि क्या वह प्रक्रिया, संक्रिया या अन्य काम उस स्थापन में किए जाने वाले विनिर्माण या चलाए जाने वाले उद्योग, व्यापार, कारोबार या उपजीविका के आनुषंगिक या उसके लिए आवश्यक है। बी, क्या वह वर्षानुवर्षीय प्रकार का है, अर्थात क्या वह उस स्थापन में किए जाने वाले विनिर्माण या चलाए जाने वाले उद्योग, व्यापार, कारोबार या उपजीविका का ध्यान रखते हुए पर्याप्त समय के लिए है। सी, क्या वह उस स्थापन में या उससे मिलते जुलते स्थापन में नियमित कर्मकारों के माध्यम से मामूली तौर पर किया जाता है। डी, क्या प्रचुर संख्या में पूर्णकालिक कर्मकारों को नियोजित करना पर्याप्त है। ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखा जाएगा। इसके बाद एक नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इस सेक्शन में नीचे एक एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसके अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई प्रक्रिया, संक्रिया या अन्य काम वर्षानुवर्षीय प्रकार का है या नहीं, तो उस पर समुचित सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 4, लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, ठेकेदारों का अनुज्ञापन। चैप्टर 4 में सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14 और सेक्शन 15 के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है सेक्शन 11, अपॉइंटमेंट ऑफ लाइसेंसिंग ऑफिसर्स, अनुज्ञापन अधिकारियों की नियुक्ति। धारा 11 के अनुसार समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आदेश कर सकेगी कि ऐसे व्यक्तियों को जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी होंगे और जिन्हें वह ठीक समझे
इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त कर सकेगी। ख ऐसी सीमाओं को परिनिश्चित कर सकेगी जिसके अंदर अनुज्ञापन अधिकारी उन शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अनुज्ञापन अधिकारी को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदान की गई है। सेक्शन 12 बात करता है कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, ठेकेदारों को अनुज्ञापन के बारे में। इसके अनुसार ऐसी तारीख से जो समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, कोई भी ठेकेदार जिससे यह अधिनियम लागू होता है, ठेका श्रमिकों के माध्यम से कोई काम अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के अधीन और अनुसरण में ही कराने का जिम्मा लेगा या उसका निष्पादन करेगा, अन्यथा नहीं। क्लॉज 2 के अनुसार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह है कि उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञप्ति में ऐसी शर्तें होंगी जिनके अंतर्गत विशिष्टतया ठेका श्रमिकों के संबंध में काम के घंटों, मजदूरी नियत की जाने तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं के बारे में शर्तें भी हैं जो समुचित सरकार धारा 35 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यदि कोई हो अधिरोपित करना ठीक समझे और वह अनुज्ञप्ति ऐसी फीस देने पर और ऐसे शर्तों के सम्यक पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में ऐसी राशि यदि कोई हो जो विहित की जाए जमा करने पर प्रदान की जाएगी। सेक्शन 13 बात करता है ग्रांट ऑफ लाइसेंसेस के बारे में, अनुज्ञप्तियों का प्रदान किया जाना। इस धारा के अनुसार धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए प्रत्येक आवेदन विहित प्रारूप में किया जाएगा और उसके स्थापन की अवस्थिति तथा उस प्रक्रिया, संक्रिया या काम की जिसके लिए ठेका श्रमिकों का नियोजन किया जाना है, प्रकृति से संबंधित विशिष्टियाँ और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ होंगी जो कि विहित की जाए। उपधारा 2 के अनुसार अनुज्ञापन अधिकारी उपधारा 1 के अधीन प्राप्त आवेदन के बारे में ऐसा अन्वेषण कर सकेगा और ऐसा कोई अन्वेषण करते समय अनुज्ञापन अधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो कि विहित की जाए। उपधारा 3 के अनुसार इस अध्याय के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य होगी और उसका समय समय पर नवीनीकरण ऐसी अवधि के लिए और ऐसी फीस देने पर तथा ऐसी शर्तों पर किया जा सकेगा जो कि विहित की जाए। नेक्स्ट आता है सेक्शन 14, रिवोकेशन, सस्पेंशन एंड अमेंडमेंट ऑफ लाइसेंसेस, अनुज्ञप्तियों का प्रतिसंहरण, निलंबन और संशोधन। इस धारा के अनुसार यदि अनुज्ञापन अधिकारी का या उसे उस निमित्त किए गए निर्देश पर यह अन्यथा समाधान हो जाता है कि क धारा 12 के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति दुर्व्यपदेशन द्वारा या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर अभिप्राप्त की गई है अथवा ख अनुज्ञप्ति धारक उचित हेतु के बिना उन शर्तों का पालन करने में असफल रहता है जिसके अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है या उसने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है, तो ऐसी अन्य शास्ति पर जिसके लिए अनुज्ञप्ति धारक इस अधिनियम के अधीन जिम्मेदार हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञप्ति धारक को हेतुक दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण या निलंबन कर सकेगा या प्रतिभूति के रूप में जमा की गई राशि का यदि कोई हो या उसके किसी प्रभाग का उन शर्तों के सम्यक पालन के लिए जिसके अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है संपरहण कर सकेगा। ऐसे किन्हीं नियमों के जो इस निमित्त बनाए जाएं अधीन रहते हुए यह कि अनुज्ञापन अधिकारी धारा 12 के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति में परिवर्तन या संशोधन कर सकेगा। इस तरीके से सेक्शन 14 बताता है कि किन किन परिस्थितियों में जो लाइसेंस है उनको प्रतिसंहरण किया जा सकता है, उनका निलंबन किया जा सकता है या उनका संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 15, अपील। इसके अनुसार धारा 7, धारा 8 और धारा 12 या धारा 14 के अधीन किए गए किसी आदेश या व्यथित कोई भी व्यक्ति जो उस तारीख से जिसको वे आदेश उसे संशोधित किया गया था 30 दिन के भीतर ऐसे किसी अपील अधिकारी को अपील कर सकता है जो समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त नाम निर्देशित व्यक्ति होगा। परंतु यदि अपील अधिकारी का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय से अपील फाइल करने से
पर्याप्त कारणवश निवारित हुआ था तो वह 30 दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकता है। उपधारा 1 के अधीन अपील की प्राप्ति पर अपील अधिकारी अपीलार्थियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अपील का यथासंभव शीघ्र निपटारा करेगा। तो सेक्शन 15 बात करता है अपील के बारे में कि कोई भी व्यक्ति जिसको धारा 7, 8, 12 या 14 या कोई भी अन्य दूसरा कोई व्यथित व्यक्ति है, अगर वो किसी भी बात से व्यथित है तो वह सरकार द्वारा कोई भी जो अपील अधिकारी अपॉइंट किया गया है उसको अपील कर सकता है। अपील का जो समय दिया गया है वो 30 दिन का है और 30 दिन का समय शुरू होता है उस समय से जब जो व्यक्ति है उसको कोई भी जो संसूचना संसूचित की गई है उस दिन से। लेकिन इस टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है अगर जो अपील ऑफिसर है उसको ये लगता है कि उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में 30 दिन की अवधि में जो व्यथित व्यक्ति है वो उचित कारण से अपनी अपील प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है। और जैसे ही उस जो अपील अधिकारी है उसको अपील प्राप्त होती है वो उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देगा और शीघ्र उस अपील में जो भी समस्या है उसको समाधान करने का प्रयास करेगा। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 5 बात करता है वेलफेयर के बारे में कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनका वेलफेयर और हेल्थ से संबंधित कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। धन्यवाद।